बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ जो है ना, जैसे हमने देख के रखा है कि मान लो कोई भी कहीं पे अगर कोई चार्ज है, तो चार्ज जब दूसरे चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है, तो कैसे करता है? बीच में तो कोई इनके कोई मीडियम तो होता नहीं है। तो ये अप्लाई करता है नॉन कांटेक्ट फोर्स दूसरे चार्ज के ऊपर, और उस नॉन कांटेक्ट फोर्स को लगाने के लिए ये क्या करता है? अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है? जिस फील्ड की वजह से ये वाला चार्ज इस चार्ज पे लगाता है फोर्स, इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इन द सेम वे, जैसे मान लो अर्थ किसी दूसरे मास पे जब फोर्स एक्सर्ट करता है, तो अर्थ क्या करता है? अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। उस फील्ड को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जिसकी वजह से अर्थ जो होता है किसी दूसरे मास पे फोर्स एक्सर्ट करता है। इन द सेम वे, जैसे मान लो कोई करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर भी तो किसी मैग्नेट पे या दूसरी करंट कैरिंग वायर पे फोर्स एक्सर्ट करती है। वो अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करती है। उस फील्ड को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, वो हम किसके थ्रू करते हैं? बायो-सावर्ट्स लॉ के थ्रू करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड का हुआ था ना न्यूटन्स के लॉ के थ्रू, इलेक्ट्रिक फील्ड का हुआ था कूलम्ब्स लॉ के थ्रू। इन द सेम वे मैग्नेटिक फील्ड का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है बायो-सावर्ट्स लॉ के थ्रू। अब जैसे देखो कि ये बायो-सावर्ट्स लॉ हमने, ये जो पूरा बायो-सावर्ट्स लॉ जो है ना, ये मेनली इंस्पायर हुआ है कूलम्ब्स लॉ से। कूलम्ब्स लॉ में क्या हमने सीखा था कि मान लो कोई भी अगर चार्ज है, तो वो चार्ज अपना यहाँ पे जो फील्ड क्रिएट करता है, यहाँ पे फील्ड कितना क्रिएट होगा वो डिसाइड करता है। ये चार्ज बड़ा है कि छोटा है, वो यहाँ पे डिसाइड करेगा कि यहाँ पे कितना फील्ड क्रिएट करेगा। ये जो फील्ड होता है ना, इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो फॉर्मूला था ना इसका, वो था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। इन द सेम वे, अगर यही फॉर्मूले को देख के बायो बायो और सवा दो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक लॉ निकाला था कि मान लो कहीं पर भी अगर कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा बाय करंट कैरिंग वायर, तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर भी जैसे यहाँ पे कांस्टेंट है उस पर भी कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे चार्ज है उस पर करंट आएगा। लेकिन जब बात आती है करंट की ना, तो करंट जो होती है एक, ये तो पॉइंट चार्ज था, करंट जो होती है उसको फ्लो करने के लिए लेंथ चाहिए होती है। तो खाली वहां पे आई से काम नहीं होता। तो उन्होंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया? उन्होंने ये फॉर्मूला बनाया था कुछ ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई। ये एक मिनट, मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे उन्होंने बनाया, ठीक है, इसकी हम लोग, उसके लिए पहले ना हम लोग पहले एक टर्म समझ लेते हैं। उस टर्म का नाम है करंट एलिमेंट। क्योंकि चार्ज तो हमको पता है, चार्ज क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन करंट अकेला मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, करंट एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है। करंट एलिमेंट हो जाता है आईडीएल। आईडीएल मतलब होता है आई इंटू डीएल, मतलब लेंथ। ये छोटी सी वायर है, ठीक है, ये करंट कैरी करेगी, बहुत छोटी लेंथ होती है ये, ठीक है। ये छोटी सी जो लेंथ होती है वो क्या कैरी करती है? करंट कैरी करती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एलिमेंट, आईडीएल। ये करंट एलिमेंट किसका सोर्स होता है? इट इज अ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये करंट, जैसे चार्ज रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, मास ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए? तो आंसर है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट क्या होता है? करंट इनटू लेंथ, ठीक है। इसको लिखते हैं हम लोग आई डी है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक हम आगे पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा होगा, क्या कहते हैं, एक, उसके बाद छोटी छोटी बातें बहुत सिखा था तुम लोग को
जैसे कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट हमने कुछ पढ़ के रखा होगा, जैसे एक कांस्टेंट था, याद करो, जो सीखा था हमने, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते थे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये वो कांस्टेंट होता है जो कि डिसाइड करता है कि कहीं पे कोई चार्ज रखा है, डिस्टेंस 1 मीटर लिया या डिस्टेंस हमने आर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग बनेगी कि वीक बनेगी, तो मीडियम पे डिसाइड होता है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पे चार्ज पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने कोई मीडियम रख दिया, अब यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा यहाँ पे, वो डिपेंड करेगा इस मीडियम के ऊपर। वो मीडियम की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते थे, एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट एक फैक्टर होगा जो कि डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को। इन द सेम वे अगर हम बात करें, एक कांस्टेंट और होता है जिसको हम लोग कहते हैं म्यू नॉट, इसको हम लोग कहते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब परमिएबिलिटी वो फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कहीं मान लो कई करंट कैरिंग वायर पड़ी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे बीच में एक मीडियम है, यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड ए पे क्रिएट होगा वो मीडियम डिसाइड करता है, ठीक है। अगर मान लो मीडियम के लिए अगर परमेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, कहीं पे कम है तो कम बनता है, ठीक है। तो परमिएबिलिटी मतलब कितना वो परमिट करता है फील्ड को अपने आप से पास करने के लिए। तो ये वो फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये वो फैक्टर होता है जो कि डिसाइड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो दोनों कांस्टेंट हमको पता होने चाहिए। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो होती है वो जाती है 8.85 इंटू 10⁻11, ठीक है, और बी नॉट की वैल्यू जाती है 4 पाई इंटू 10⁻7, ठीक है। ये दोनों अलग अलग होती है वैल्यूज, और इसके साथ अपना यूनिट लगता है। इसका यूनिट हमको याद भी होगा, इसका हो जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर मीटर रेज़ टू -2 न्यूटन रेज़ टू -1, ठीक है। और इसका जो यूनिट होगा ना वो अभी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है, इसका जो फॉर्मूला आएगा ना। लेकिन अभी बस ये पता होना चाहिए कि ये परमेबिलिटी कोई टर्म होता है जो कि क्या डिसाइड करता है, मैग्नेटिक फील्ड को डिसाइड करता है। करंट कैरिंग वायर कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, उसके लिए उसका डिटरमाइनिंग फैक्टर फॉर ए गिवन करंट फॉर ए गिवन लेंथ ये होता है। अब यहाँ पे हमने ये कुछ बेसिक बेसिक बातें हमने सीख ली। अब यहाँ पे हम आते हैं बायो सावर्ट्स लॉ पे। बायो सावर्ट्स लॉ ये कहता है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ये होता है, IDL बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, और यहाँ पे हमने लगा दिया साइन थीटा। ये तो पता ही है भाई, ये करंट कैरिंग एलिमेंट, ये करंट एलिमेंट हो गया, ये वो कांस्टेंट हो गया। डीबी होता है स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। क्यों स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड? क्योंकि लेंथ छोटा होता है। ये आर क्या हो गया, उस पॉइंट का डिस्टेंस हो गया। मान लो हमारे पास अगर ये करंट एलिमेंट अगर ऐसा है, छोटी सी लेंथ है, तो उसके लिए यहाँ पे कोई ऐसे कोई करंट कैरिंग वायर है, और जो हमारा करंट एलिमेंट हो गया। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है पी। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि इसकी दूरी यहाँ से कितनी है, ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो ये आर वो डिस्टेंस हो गया, आर का स्क्वायर। थीटा क्या हो यहाँ पे? तो देखो याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने निकाला था ना, क्या कहते हैं, किसी पॉइंट चार्ज के लिए, तो वो पॉइंट चार्ज जो था वो स्केलर क्वांटिटी था। चार्ज के पास थोड़ी कोई डायरेक्शन होता है, तो स्केलर होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के लिए,
तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो क्रिएट करता है एक करंट एलिमेंट, और जो करंट एलिमेंट होता है वो स्केलर नहीं, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। याद रखना, लेंथ कैसी होती है, लेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। और यहाँ पे लेंथ का डायरेक्शन क्या लेते हैं, जिधर करंट फ्लो कर रही है उधर ही लेंथ का डायरेक्शन है। करंट एलिमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा वो हम ये देखते हैं कि करंट एलिमेंट कैसे पड़ा हुआ है। ये करंट एलिमेंट ऐसे है, ये करंट एलिमेंट ऐसे है, ठीक है। ये करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन है वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। जैसे अगर मान लो यहाँ पे ये अगर हमारे पास अगर ऐसा है, अगर हमारे पास ये अगर ऐसा है तो हम ये देखिए अगर कि ये करंट एलिमेंट अगर ऐसा है, ये पॉइंट अगर आर वेक्टर अगर ऐसा है, दोनों का टेल टेल कोइंसाइड कर गया, ये एंगल मान लो थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा डिसाइड करेगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा, या कितना ज्यादा या कितना कम। इसको तुम ऐसा भी समझ सकते हो, मान लो मैंने ऐसे थीटा को हटा दिया, ये बार भूल जाओ थीटा, ठीक है। हमने क्या देखा कि अगर मान लो यहाँ पे करंट कैरिंग एलिमेंट अगर हमने ऐसा रखा और ये पॉइंट अगर यहाँ पी ऐसा, ये आर वेक्टर एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो हम देखते हैं पी पर फील्ड हमको काफी स्ट्रॉन्ग मिलता है। लेकिन अगर हमने पॉइंट पी को यहीं पे चूज कर लिया, करंट कैरिंग एलिमेंट ऐसे, और हमने पॉइंट पी को इसी लाइन पे चूज कर लिया, यहाँ पे जो करंट कैरिंग एलिमेंट है आईडीएल, ये ऐसा है, ये आर वेक्टर भी कैसा हो गया, ऐसा ही हो गया ना, ठीक है। आईडीएल भी ऐसा ही है, एंगल कितना हो जाएगा 0 डिग्री। हम देखते हैं यहाँ पे बी पर फील्ड 0 बनता है, कोई फील्ड नहीं बन रहा पी पर। लेकिन अगर हम यहाँ पे पी को रखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आईडीएल अगर ऐसा है, आर वेक्टर अगर ऐसा है, तो यहाँ पे एंगल कितना 90 डिग्री है, और यहाँ पर देखते हैं फील्ड काफी स्ट्रॉन्ग बनता है। यहाँ पे एक कॉम्पस को प्लेस करो, उस पर डिफ्लेक्शन दिखता है। यहाँ पे कॉम्पस को प्लेस करो, यहाँ डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ फील्ड नहीं है, यहाँ पर फील्ड है। तो हम ये ऐसा सोचे कि 90 डिग्री पे हमको बहुत दिखता है फील्ड, और 0 डिग्री पे हमको फील्ड बिल्कुल नहीं दिखता। तो ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होता है जो 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाता है और 0 डिग्री पे मिनिमम हो जाता है? तो 90 पे मैक्सिमम क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, साइन थीटा लगा दिया। दिस इज आवर मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेशन ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ठीक है। इसको तुम लोग को याद कर जाना, दिस इज ओनली बायो सवार्ट्स लॉ। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, डीबी वेक्टर 4 पाई आई। अब इसको पता है चूंकि मैग्नेटिक फील्ड है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, देखो, आई डी एल, ऊपर नीचे ना आर से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज थीटा हियर? थीटा इज द एंगल बिटवीन द डीएल एंड द आर वेक्टर। डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय आर। अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, राइट डाउन द बायो सवार्ट्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो इसको हम लोग ऐसा लिख करके एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। याद रखना है कि बायो सवार्ट्स लॉ इंस्पायर तो हुआ था कूलम्स लॉ से, लेकिन कूलम्स लॉ और बायो सवार्ट्स लॉ में सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि बायो सवार्ट्स लॉ एंगल पर डिपेंड करता है, लेकिन जो कूलम्स लॉ था उसको किसी भी तरह के कोई भी एंगल से मतलब नहीं होता। ठीक है, सर वेक्टर तो आर क्यूब पर भी आएगा ना? क्या बोले? सर वेक्टर आर क्यूब पे भी तो आएगा। नहीं, आर क्यू पे वेक्टर पे नहीं आएगा, ये तो डिस्टेंस है, ये तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये सिर्फ वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। यहाँ से ठीक मैंने है। साइन को हटा दिया ना, साइन को हटा के मैंने क्रॉस लिख दिया बस। अच्छा, उसके बाद ये हमारा हो गया, ये हमारा बायो सवार्ट्स लॉ हो गया, क्या कहते हैं इसमें ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। अब देखो बात आती है डायरेक्शन की।
तो डायरेक्शन तो ये हमको दिख रहा है वेक्टर क्वांटिटी होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? तो जब हम बात करते थे कोई चार्ज की, ठीक है, कोई क्यू चार्ज था, ये आर वेक्टर था, तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताने में कोई दिक्कत नहीं थी। हम बोलते थे अलोंग आर होगा, सीधी सी बात है, आर ले लो उसके अलोंग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बस इतना ही था। प्लस हो माइनस हो अलोंग आर होगा, प्लस होगा तो ऐसे भागेगा, माइनस होगा तो इधर होगा, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की ना, तो इसका डायरेक्शन इतना आसान तो नहीं होगा बताना। यहाँ पे डायरेक्शन जो है ना मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि ये तो ए क्रॉस बी जैसे होता है, वही चीज आ रहा ना, याद करो ए क्रॉस बी कैसा था, ए वेक्टर ऐसा था, बी वेक्टर ऐसा था, और ये था ए क्रॉस बी, सी वेक्टर दैट इज ए क्रॉस बी। मतलब ए सी वेक्टर जो था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के कैसा था, परपेंडिकुलर था। एक बार फटाफट रिवीजन के तौर पर बताया था मैं। अगर हम बात करें जो हमने सीखा था क्लास 11th में, फटाफट देख लो उसको एक बार। हमने ये सीखा था कि अगर कभी भी मान लो कोई वेक्टर अगर होगा तो ए क्रॉस बी कैसा था, अगर हम ऐसा बोले कि ये अगर हमारा अलोंग एक्स एक्सिस था, ये हमारा था अलोंग वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस हो जाएगा। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी किधर होता है, इस दोनों के परपेंडिकुलर हो जाता है। यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, यहाँ पे डीएल है, यहाँ पे आर है, ये दोनों का आंसर क्या हमको देता है, डीबी। बाकी सब तो कांस्टेंट होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो डीबी वेक्टर किसके परपेंडिकुलर होगा, डीएल के और आर के परपेंडिकुलर होगा। तो ये डीएल हो गया, ये आर हो गया, इस दोनों के परपेंडिकुलर क्या हो जाता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन पता देखो, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि ये जो मेथड में अभी जो बताया ना मैंने क्रॉस वाला, इसको यूज कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो टाइम बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये वाला मेथड बिल्कुल परफेक्ट है ए क्रॉस बी वाला, लेकिन टाइम बचाने के लिए हमने क्या किया है, तुम देखो कि मैग्नेटिज्म में राइट हैंड पाम रूल बना के रखा गया है, जो कि ज्यादा कॉमनली यूज होता है, बिकॉज उससे हमारा समय बच जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दो मेथड होते हैं, एक तो जो प्रोडक्ट रूल होता है उससे, ठीक है। टू मेथड्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, टू मेथड्स टू फाइंड the direction of db वेक्टर। एक तो होता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है, यूज्ड इन क्रॉस प्रोडक्ट्स, बिल्कुल वही चीज तो दिख रही है यहाँ पे। और सेकंड मेथड इसके लिए यूज करते हैं, दैट इज राइट हैंड पाम रूल। ये वाला मेथड हमको ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा समय को बचाता है इसलिए, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि इसको हम लोग इससे नहीं कर सकते। अब राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, देखो अभी तक की जो मैंने समझाया ना तुम लोग को, बायो सावर्ट्स लॉ क्या होता है, ये बायो सावर्ट्स लॉ होता है, ये सबको दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसका एक्सप्रेशन ये होता है, करंट एलिमेंट पे डिपेंड करता है, एंगल पे डिपेंड करता है, आर पे डिपेंड करता है, ठीक है। काफी कुछ इसमें सिमिलैरिटी होती है कूलम्ब लॉ से, और काफी कुछ अलग भी होता है, सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस, ठीक है, दोनों के दोनों में अभी लिखवा दूंगा। अब देखो यहाँ पे आप हम बात करते हैं कि राइट हैंड पाम रूल क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिफरेंस को देखेंगे। लिखता हूँ मैं फिर राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। राइट हैंड पाम रूल जो होता है ना,
इट इज यूज टू, पहले यूज क्या होता है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर स्मॉल तो दूसरा, अब ये होता क्या है, कैसे इसको यूज करते हैं, स्ट्रेच इसमें करते क्या, देखो स्ट्रेच द palms of right hand in such a way that thumb points in direction of current, comma, palm along the R vector, then the direction in which the fingers curled gives direction of magnetic field. सिंपल करो क्या, जिधर भी करंट फ्लो कर रही है ना उधर अपने थंब को रखो, हाथ को स्ट्रेच कर दो आर के अलोंग और फिंगर्स को टर्न करो। देखो फिंगर्स ऊपर की तरफ टर्न, इस केस में जब हम रखेंगे ना तो फिंगर्स हमारी अंदर की तरफ टर्न करेगी। फिंगर्स अगर हमारी अंदर की तरफ टर्न करेगी ना तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अंदर की तरफ होगा। तो अपने हाथ को, राइट हैंड को डिवाइड कर दो 3 पार्ट में, थंब, पाम, फिंगर। थंब पॉइंट करेगा करंट एलिमेंट की तरफ जिधर करंट फ्लो करेगी, आर पॉइंट करेगा, पाम पॉइंट करेगा आर की तरफ, और जिधर फिंगर्स कर्ल करेंगे ना उधर डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बस इसको फटाफट नोट कर दो। तो हमने बायो-सावर्ट्स लॉ की दोनों चीजें पढ़ ली है। एक तो हमने सीख लिया कि इसकी वैल्यू क्या होती है, एक हमने सीख लिया कि इसका डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। हमने ये भी सीख लिया कि बायो-सावर्ट्स लॉ को हम लोग कैसे वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर नोटेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, इसको रेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी और बेसिक बेसिक बातें कर लेते हैं कि कूलम्स लॉ एंड बायो-सावर्ट्स लॉ। सिमिलैरिटीज, पहला, बोथ आर लॉन्ग रेंज, ठीक है, लॉन्ग रेंज मतलब उनका जो इफेक्ट होता है ना इन्फिनिटी तक ही होता है। क्यों होता है दोनों का, तो बिकॉज देखो दोनों क्या होते हैं, दोनों आर का पावर 2 पे डिपेंड करता है। अगर हमने डिस्टेंस को बढ़ा भी दिया ना तो पावर 2 है ना, तो फोर्स उतना कम नहीं होता है या फील्ड उतना कम नहीं होता है क्योंकि स्क्वायर है। बाकी अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें ना तो उसका आर का पावर 6 आता है, आर का पावर 7 आता है न्यूक्लियर फोर्सेस का, जो कि तुम लोग के सिलेबस पे इतना नहीं है। अगर हम न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो अगर हमने थोड़ा सा भी डिस्टेंस अगर हम चले जाते हैं तो फोर्स बहुत तेजी से कम होता है, फील्ड बहुत तेजी से कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें ना ग्रेविटेशनल फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो अगर हम डिस्टेंस बढ़ाते भी है ना तो फील्ड इतना तेजी से कम नहीं होता, इसलिए उनका इफेक्ट बहुत दूर तक की फील होता है। इसलिए हमने लिखा बोथ आर लॉन्ग रेंज। ठीक है, दूसरा, बोथ
फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ ना। देखो दोनों के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर आता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तीसरा, बोथ फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मान लो एक करंट कैरिंग वायर है, यहाँ पे कॉम्पस है, ठीक है, ये करंट कैरिंग वायर कॉम्पस पे फोर्स अप्लाई करता है 10। हमने अगर यहाँ पे दूसरी वायर रख दी ऐसे, ठीक है, अब ये करंट कैरिंग वायर क्या करेगा, इस पे ये भी फोर्स, ये मान लो ये फोर्स अप्लाई करता है 20, अब ये 10 कर रहा है, ये 20 कर रहा है, तो इसके आने से इसका फोर्स यहाँ पे 10 ही रहेगा। और अगर हमको टोटल फोर्स, तो इसका जो फील्ड रहेगा 20 रहेगा। अगर हमने यहाँ पे टोटल फील्ड निकालना है, तो हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। जैसे कैसे कूलम्ब लॉ में हम देखते थे कि एक चार्ज का इफेक्ट दूसरे चार्ज की वजह से नहीं पड़ता था, उस पर फर्क, और अगर हमको टोटल फील्ड निकालना होता था तो सबका वेक्टर सम करते थे। यहाँ भी सेम कहानी है। आगे बात समझ में, ठीक है, ये हो गया कूलम्ब लॉ और सर एक बायो-सावर्ट्स लॉ। बार रिपीट कर दो ना। क्या बोले सर, ये रिपीट कर दो ना, थर्ड वाला पॉइंट। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है कि मान लो अगर एक वायर अपना फील्ड क्रिएट करता है 10 और दूसरा वायर क्रिएट करता है 20, अगर एक वायर 10 क्रिएट करता है, अगर हम दूसरी वायर को लेकर के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि इसका खुद का फील्ड चेंज करेगा, हाँ रिजल्टेंट इस पे चेंज हो जाएगा, रिजल्ट का जो वैल्यू आएगा ना वो चेंज कर जाएगा, लेकिन इंडिविजुअली जो अप्लाई करें ना वही करता रहेगा, और जो रिजल्ट जो होगा ना सबको मिला के वो वेक्टर सम होगा। ओके सर। हाँ सर। उसके बाद डिफरेंसेस, डिफरेंस की अगर हम बात करें ना, सबसे पहली बात हम क्या देखते हैं कि ई वेक्टर डिपेंड्स ऑन चार्ज, अच्छा, विच इज स्केलर क्वांटिटी, और बी वेक्टर डिपेंड्स ऑन करंट एलिमेंट, विच इज वेक्टर क्वांटिटी, पहला। दूसरा, ई वेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था इज अलोंग आर वेक्टर, बट बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, ठीक है। उसके बाद हम आगे क्या देखे थे कि जो ई वेक्टर जो था ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसी भी एंगल पे डिपेंड नहीं करता था। ई वेक्टर does not depend on angle, लेकिन v वेक्टर depends on angle between dl वेक्टर एंड r वेक्टर, ठीक है। बस इस पे इतने ही है पॉइंट्स, ठीक है। ई हमने लिख दिया, आर के अलोंग होता है, आर के पैरेलल होता है। उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट अगर लिख सकते हैं तो ई वेक्टर इज डिसाइडेड in a medium E vector is decided by permittivity, while B vector is decided by
ठीक है, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट बाय परमिएबिलिटी। ठीक है, इतना फटाफट पहुंच सकता बस। सर परमिटिविटी और परमिएबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है अलग अलग मीडियम के लिए। ठीक है, कांस्टेंट ही है पर। हाँ कांस्टेंट होता है। मान लो अगर आयरन है तो आयरन ओके की परमिटिविटी अलग होती है, परमिएबिलिटी अलग होगी। ठीक है, ओके सर। परमिएबिलिटी, जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे तो हम वहाँ पे परमिटिविटी देखते हैं, परमिएबिलिटी देखते हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, परमिएबिलिटी देखते हैं। ठीक है, अच्छा देख लो एक चीज और, अभी हम लोगों ने चूंकि फॉर्मूला सीख लिया है, ठीक है, अब हम परमिएबिलिटी का भी बना सकते हैं। हमने सीखा था फोर्स इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। तो इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन इक्वल्स टू म्यू नॉट आई का एम्पियर, डीएल का मीटर, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा। तो म्यू नॉट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर बाय एम्पियर। तो ये इसका हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा इसका म्यू नॉट का। और हमको पता है फॉर वैक्यूम क्या होता है, और वैक्यूम का कंप्लीट हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन एम्पियर। ठीक है, ये हो जाएगा इसके लिए वैल्यू विथ यूनिट। ठीक है, अब याद रखना है कि बायो-सावर्ट्स लॉ पे जो है ना हमारे 3 मेन डेरिवेशंस आते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक। अभी हमारे पास एक्चुअली याद रखना हम पढ़ क्या रहे, अभी हमने फोर्स की पूरी स्टडी कर ली हुई है, अभी हम फील्ड की स्टडी कर रहे हैं। फील्ड की स्टडी करने के लिए हमको 2 पार्ट पढ़ने थे, एक तो बायो-सावर्ट्स लॉ और एक एम्पियर्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ के 3 पार्ट होते हैं, मतलब 3 एप्लीकेशन होते हैं। एक तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा सर्कुलर करंट कैरिंग वायर के लिए सेंटर पे, दूसरा एक्सिस पे, तीसरा फाइनाइट वायर के लिए। और फिर एम्पियर्स लॉ के भी 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसको भी रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। ठीक है, इसके 3 एप्लीकेशन होंगे, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। ठीक है, दूसरा एट सेंटर टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। और तीसरा टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर एट एक्सियल पॉइंट। ये इसके 3 एप्लीकेशन है। ठीक है, ये तीनों एप्लीकेशन तुमको लिखने की जरूरत नहीं है, खाली लिखा मैंने समझाने के लिए बता दिया, बाकी इसको तुम शॉर्ट शॉर्ट में लिख लो। ठीक है, हमको मेन इसके एप्लीकेशन पढ़ना है, ऐसे लिखने नहीं आता है कि इसके एप्लीकेशन क्या क्या हो। तो हमको ये 3 टॉपिक हमको पढ़ना है। ठीक है, ऐसा। अच्छा एक बात तुमको और बता देता हूँ मैं कि थोड़ा सा समझने के लिए, कि जो चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा क्यों था कि हमने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा, और फिर हम कुछ और पढ़ेंगे। तो याद रखना कि जो हम पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, सबसे 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ठीक है, याद रखना हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले हमने पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, अब हम पूरा मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। उसके बाद एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, हालांकि वो 3-4 पेज का चैप्टर है, उसको 3-4 पेज में खत्म कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो जो चैप्टर जो है ना, समझ लो अगर जब तुम इंजीनियरिंग करोगे ना, ठीक है, तो वो टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, क्योंकि आज की दुनिया में कुछ भी चल रहा है ना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ही चल रहा है। लैपटॉप चलता है, मोबाइल यूज करते हैं, ठीक है, घर में हमारे क्या कहते हैं केबल कनेक्शन है, तार आती है, उस पे ईएम वेव यूज करते हैं, तो पूरी की पूरी दुनिया जो होती है ईएम वेव पे ही कायम है। इसलिए याद रखना कि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के दो हिस्से होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, इसलिए हम इसको ऑर्डर में पढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद देखो आगे अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पहला हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, ये वाला बड़ा इजी टॉपिक है, आई थिंक हो भी जाएगा, 2 मिनट हो जाएगा। ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है, हमारे पास क्या एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल है, ऐसे करके, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसके लिए हमको यहाँ पे निकालना है एक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इसके सेंटर पे। जब मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोला जाएगा, हमको बोला जाएगा इस कॉइल पे करंट फ्लो कर रही है आई, और इस कॉइल का जो रेडियस है ना वो हमको बोला गया है आर। रेडियस क्या है आर, करंट कितनी फ्लो कर रही है आई। तो अब यहाँ पे याद रखना, जैसे कूलम्स लॉ हमने पढ़ के रखा था वो था स्मॉल चार्ज के लिए, ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए था, और हमको जितने भी निकालने थे फॉर्मूलेस, ठीक है, सर्कुलर के लिए, लॉन्ग वायर के लिए, शॉर्ट वायर के लिए, सब में हम यूज करते थे इंटीग्रेशन। यहाँ पर भी सेम कहानी है, यहाँ पर जो हम जो स्टडी करेंगे ना, यहाँ पे जो पूरी के पूरे जो कॉइल है ना, ये बड़ी कॉइल है, और हमारे पास जो फॉर्मूला है ना बायो-सावर्ट्स लॉ से जो निकालने का मैग्नेटिक फील्ड, वो है फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट, ठीक है। तो हम हमेशा करंट एलिमेंट से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब करंट एलिमेंट मतलब छोटा सा छोटी वायर जो करंट कैरी करती है, और हम क्या उसके बाद फिर सबके मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग एड अप कर देंगे, और उससे हमको मिल जाएगा टोटल मैग्नेटिक फील्ड। तो हम कैसे करेंगे जरा देखो, यहाँ पे हमने यहाँ पे छोटा सा करंट एलिमेंट चूज किया, ये आईडीएल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल, टॉपिक मुझे नहीं लगता हो पाएगा अभी, तो आगे मतलब नहीं, खाली फिगर ड्रॉ करके छोड़ दो, स्मॉल, ये टॉपिक एंड हो जाएगा, ठीक है। अभी तो तुमने केमिस्ट्री क्लास दी है, तो ज़्यादा डीवी इक्वल टू साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको खाली बस नोट करके छोड़ दो, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, कल मैं एंट्रेंस की भी क्लास दूंगा और बोर्ड की भी क्लास दूंगा, ठीक है, दोनों क्लासेस कर लेंगे। मैग्नेटिज्म में कल मैं देखता हूँ टाइम क्या होगा, टाइम, तुम लोग एक बार मेरे को, कल तुम लोग की मैथ्स क्लास है कि किसी की? 12 बजे हाँ होगी सर। शायद, कितने बजे? 12-15 आसपास होगी शायद। हाँ, तो क्लास 6 बजे के आसपास ही होगी, ठीक है। सर उसको केमिस्ट्री होगा ना कल, तो कल केमिस्ट्री कितने बजे होगा?